गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो एमसीक्यू स्टार्ट किए थे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन का, आज वो ये दूसरा सीरीज है। आज उसका हमने पहले सीरीज में 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो उसको भी आज पूरा कर लेते हैं। तो मैंने जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का जो थ्योरी क्लास है वो मैंने पूरा पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी क्लास। तो आप थ्योरी क्लास देख लीजिए। अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं तो फिर एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर किससे, 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 है वो ये कह रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है? नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। ऑप्शन आर क्या है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। उपरोक्त कथन से संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? ये है क्या क्वेश्चन। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी क्या है? ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। यहाँ पर आएगा सही है। तो कौन सा इसका जो आंसर है वो सही होगा? तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी सही होगा। क्या बोल रहा है? ए सही है परंतु आर गलत है। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये सही है? नमक और बर्फ के मिश्रण से हम क्या कर सकते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। क्या कारण दिया गया है? नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। उपरोक्त कथन से संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, ठीक है। तो इसका डिटेलिंग देखते हैं क्या बोल रहा है। अपद्रव्यों को मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि गलनांक सामान्यतः कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघली बर्फ में यदि कुछ नमक, सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हिम मिश्रण कहते हैं। इस प्रकार कथन ए सही है जबकि कारण आर गलत है, ठीक। क्या बोल रहा है ये? जब हम अब द्रव्य मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? क्वथनांक तो बढ़ता है लेकिन जबकि गलनांक क्या होता है? सामान्यतः कम हो जाता है, ठीक। क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक कम हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघले बर्फ में यदि कुछ नमक और सोडा आदि मिलाते हैं तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री तक कम हो जाता है। क्या? जहाँ वो 0 डिग्री पर क्या हो रहा है? घट रहा था गलनांक, अब वो किस पर, कौन सी डिग्री पर घटेगा? -22 डिग्री पर ही, -22 डिग्री तक कम हो जाता है, ठीक। 0 डिग्री में घटने के बाद -22 डिग्री में घट जाएगा, घटने लगेगा। ये बोल रहा है ऐसे मिश्रण को हम विहिम मिश्रण कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव का, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस, ऑप्शन डी द्रव में द्रव। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, गैस में द्रव, मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अब हम देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रतिलोम परासरण में तनु घोल है, वो जो गोल लिखा है ना वो घोल है। तनु घोल पर वह दाब लगाया जाता है, ठीक। एक बार क्वेश्चन और पढ़ देती हूँ। पहला क्या है? परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। तनु घोल पर वह दाब है ना, उसको आप पढ़ना, बाह्य दाब है, मैं बोल रही हूँ उसको सुन के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाह्य दाब लगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? केवल एक। ऑप्शन बी क्या है? केवल दो। ऑप्शन सी क्या है? केवल एक और दो। ऑप्शन डी क्या है? ना ही एक और ना ही दो।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ना ही एक और ना ही दो। मतलब क्या पूछा था इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो ना इसमें एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका आप देख लो डिटेलिंग क्या है। इसका डिटेलिंग है, परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में प्रवाह या प्रसारण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। सांद्र विलयन पर बाह्य दाब लगाकर उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के अणुओं एवं आयनों को विलयन से पृथक किया जाता है। तो क्या बोला है इसमें? प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। और डिटेलिंग में क्या बोल रहा है? प्रतिलोम परासरण में बाह्य दाब सांद्र विलयन पर लगाया जाता है। देखो जो कथन है दूसरा वो क्या बोल रहा है? प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, लेकिन वो गलत है, तनु घोल पर नहीं, सांद्र घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ठीक है, और पहला कथन क्या बोल रहा है? परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। किससे? परासरण के प्रक्रम में सांद्र घोल से तनु घोल की ओर। ठीक, लेकिन डिटेलिंग में क्या है? परासरण के प्रक्रम में किसी भी विलायक में सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। घोल से तनु घोल की ओर जाता है, सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर जाता है। ठीक, क्या बोल रहा है? सांद्र विलयन से तनु घोल की ओर जाता है, ये हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थ की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थ के प्रभाजी आसोने, ऑप्शन डी मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में प्रभाजी आसवन का क्या होता है? प्रयोग करते हैं। ठीक, सॉरी, क्वेश्चन क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो मतलब क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किस चीज में किया जाता है ये पूछ रहे हैं ना। तो ऑप्शन ए क्या है? रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, बी है पदार्थ की संरचना निर्धारित करने में, सी है रंगीन पदार्थ में प्रभाजी आसवन में, और डी है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। तो ऑप्शन डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है हेमीकरण, ऑप्शन सी है पिघलाना, ऑप्शन डी है ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वपातन ही इसका सही आंसर होगा। तो इसका डिटेलिंग देखो। कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन तथा इसी क्रिया को ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस विधि के द्वारा कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हम देखते हैं क्या? सूची 1 अपचायक को सूची 2 तत्व के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मतलब इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको। ठीक, मतलब सामने आपको ऑक्सीकरण नंबर दिया गया है और इधर तत्व दिया है, आपको बताना है कि कौन सा नंबर कौन से तत्व के ऑक्सीकरण का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर, मैं इसमें ऑप्शन डालना ही भूल गई हूँ, मतलब ये सही जोड़ी मिलाव है तो मैं इसमें ऑप्शन डालना ही भूल गई हूँ। इसका ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, तो आप सुन लीजिए। देखो ए का कौन सा आएगा? ए का आएगा तीसरा,
बी का आएगा चौथा और सी का आएगा पहला और डी का आएगा दूसरा। एक बार और बोल देती हूँ, ए में आएगा तीसरे नंबर का, बी में आएगा चौथे नंबर का, सी में आएगा पहले नंबर का और डी में आएगा दूसरा नंबर का। ठीक, ये हो गया। और ये आक्सीकरण निकालना मैंने अपने थ्योरी वाले क्लास में बता दिया है कि आक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, तो आप उसमें विजिट कीजिए मेरे चैनल पर और आप आक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। आप याद करेंगे तो आपका याद रहेगा नहीं, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं, तो आप वो निकाल सकते हैं। तो आप आक्सीकरण वाला क्लास देख लीजिए, थ्योरी क्लास, तो आपसे ये बन जाएगा। और जो ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें थोड़ा डाउट लग रहा था कि कहाँ से कैसे हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैं पढ़ने के बाद आपको एक बार और बता दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।